नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप द्रोणा एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सीटेट जूनियर की दृष्टि से साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। अवस्था परिवर्तन को गति कहा जाता है। गति किसे कहते हैं दोस्तों? तो गति कहते हैं अवस्था परिवर्तन को। किसी भी पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को गति कहते हैं। और गति 4 प्रकार की होती है। जी, गति 4 प्रकार की होती है: रेखीय गति, वृत्तीय गति, परवलयाकार गति और दोलन गति। तो आइए चलते हैं हम आगे। ये थ्योरेटिकल कुछ मटेरियल भी है और साथ में इसके आगे आपको प्रश्न भी मिलेंगे दोस्तों। चाल किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जी, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और दूरी में इसका दूरी का ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। और दूरी का सबसे बड़ा ये प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो इससे निर्धारित किया गया है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के द्वारा। जी, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और प्रकाश की चाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। जी, आइए चलते हैं आगे। दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या है? आइए, किसी भी बिंदु के द्वारा तय किए गए पाथ की जो कुल लंबाई होती है उसको दूरी कहा जाता है। और गतिमान बिंदु की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। दोस्तों ये एक पॉइंट होता है, एक बिंदु लेते हैं हम ये, और इसके द्वारा जो चली गई दूरी है, मान लो दोस्तों यहाँ 5 किलोमीटर चला, यहाँ 2 चला, यहाँ 1 चला, यहाँ 2 चला और यहाँ 5 चला। तो इसके द्वारा जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी दोस्तों 5 और 4 9 और 2 11 और 5। जी दोस्तों 5 5 10 5 15 किलोमीटर हो जाएगी जो कुल दूरी होगी दोस्तों। और इसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा 5 और 5 10 और ये कुल यहाँ तक का ये जो दूरी होगी ये उसका विस्थापन होगा। जी, दूरी और विस्थापन दोनों का जो विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। ये सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जूनियर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। विस्थापन जो है वो कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, दूरी के बराबर हो सकता है। एक बिंदु एक सरल रेखा में गति कर रहा हो तब बराबर होगा। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन कभी भी दूरी शून्य नहीं होती। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जी हाँ, धनात्मक विस्थापन का अर्थ है कि वस्तु जो है प्रारंभिक अवस्था से दूर जाए। वस्तु जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूर जाए तो विस्थापन धनात्मक होगा। और अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वस्तु जो है प्रारंभिक अवस्था की ओर आएगी। वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है उसे वेग कहा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। वेग जो है वो शून्य भी हो सकता है लेकिन गतिमान वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं होती दोस्तों। वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती।
आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो जी हाँ, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। वेग में जो परिवर्तन आता है उसकी दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण एक सदिश राशि है। जी हाँ, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन सेकेंड स्क्वायर। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। त्वरण जो है उसकी तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, बल, फोर्स। बल क्या है दोस्तों? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल क्या है? तो बल या तो धक्का है या खिंचाव है, पुश या फिर पुल। जी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं मित्रों। जी, तो आइए चलते हैं, हम चारों प्रकार के बलों की व्याख्या देखेंगे। पहला बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल अथवा न्यूक्लियर फोर्स। तो यह जो है दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल होता है। न्यूक्लियर बल जो है ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल होता है और सबसे कम दूरी पर लगने वाला बल भी होता है। यह बल जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। जी, और ये नाभिक के अंदर लगता है। इसकी परास जो है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। जी दोस्तों, 10⁻⁻15 मीटर। अगला बल है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ब्रह्मांड का दूसरा सबसे मजबूत बल है। ये ब्रह्मांड का दूसरा सबसे मजबूत बल है। ये आवेश पर निर्भर करता है। जी, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। आपका अगला बल है वान डर वाल बल। ये बल दुर्बल अथवा क्षीण बल होता है। यह दूसरा सबसे कमजोर बल होता है। होता है वान डर वाल बल। जी, दूसरा सबसे कमजोर बल। ये कोई एक बल ना होकर बलों का समूह होता है। इसमें दोस्तों कई बल आ सकते हैं। जो भी बलों की आप देखते हैं जो हमें अदृश्य रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे घर्षण बल है, तनाव बल है, प्रतिक्रिया बल है, तो ये जो सारे बल हैं ये दोस्तों वान डर वाल बल के अंदर ही आते हैं। और ये क्षीण बल होते हैं दोस्तों, दुर्बल। गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा बल है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। यह ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल होता है दोस्तों। इससे कमज़ोर कोई और बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है। यह सबसे अधिक दूरी पर लगने वाला बल है और यह हमें आकर्षण बल होता है। यह जो है हमेशा आकर्षण बल होता है। जी, आइए न्यूटन के गति के नियमों की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोस्तों कोई पदार्थ है, यह पड़ा है दोस्तों, और यह जब तक स्थिर ही रहेगा जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह जब तक गति करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों उसके प्रथम भाग से हमें जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। जी, न्यूटन के प्रथम नियम से, प्रथम भाग से जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। और प्रथम नियम के द्वितीय महत्वपूर्ण हैं और इन्हें ध्यान रखना कि न्यूटन के प्रथम नियम के प्रथम भाग से हमें जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है और प्रथम नियम का जो द्वितीय भाग है उससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जी, अब आते हैं जड़त्व क्या है। तो दोस्तों वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। जैसे कोई वस्तु पड़ी है दोस्तों, तो हम उस पर जैसे ही कोई बल लगाते हैं
तो वह उतना ही फोर्स हमारी तरफ भी लगाती है। जी, तो उसकी अवस्था परिवर्तन का वह विरोध करता है, वही जड़त्व होता है दोस्तों। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिरता का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व दोस्तों मतलब होता है, जैसे हम बैठे हैं बस में और बस अचानक से चल देती है दोस्तों। जी, बस जब अचानक से चल देती है तो हम देखते हैं कि हम एकदम से पीछे के लिए झुक जाते हैं। तो दोस्तों उस समय हम स्थिर होते हैं और हम स्थिर ही रहना चाहते हैं। ये जो है वो स्थिरता का जड़त्व कहलाता है। और गति का जड़त्व जो है दोस्तों, चलती हुई बस का अचानक रुक जाने से हम जो है आगे की ओर गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है गति का जड़त्व होता है। आगे की तरफ गिरना मतलब हम गतिमान थे और गतिमान ही रहना चाह रहे थे, लेकिन बस के अचानक रुकने से हमें रुकना पड़ गया, जिससे हम आगे की ओर गिर जाते हैं। दिशा का जड़त्व दोस्तों ये होता है कि जैसे चलती हुई बस के अचानक से मुड़ जाने पर हम एक तरफ दूसरी मतलब साइड में झुक जाते हैं दोस्तों, साइड की तरफ गिरने लगते हैं। तो ये जो है दिशा का जड़त्व होता है। जड़त्व की जो माप है वो द्रव्यमान से होती है दोस्तों, भार से। जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुकी हुई बस के यात्री बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो दोस्तों जब यात्री अचानक पीछे की ओर गिर जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाह रहे थे, तो ये स्थिरता का जड़त्व हो गया। और चलती हुई बस के अचानक से रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। गाड़ी के पहिए पर लगे मिट्टी के कण मटकाट में जाकर जमा हो जाते हैं, तो ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। जी हाँ, दिशा के जड़त्व के कारण। कंबल से धूल के कणों का अलग होना और पत्थर से फलों का तोड़ा जाना, ये न्यूटन के प्रथम नियम से ही संभव हो पाता है दोस्तों। जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। सदिश राशि, संवेग जो है वो सदिश राशि है दोस्तों। संवेग क्या है? सदिश राशि है। और संवेग कैसे कहते किसे हैं दोस्तों? गति की जो संपूर्ण मात्रा को संवेग कहा जाता है। गति की संपूर्ण मात्रा को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणा वेग। जी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। और P बराबर m इंटू बी। ये जो दोस्तों P के ऊपर और B के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये दोनों सदिश राशियां हैं। जी दोस्तों, सदिश। P का मतलब होता है संवेग, यानी संवेग एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है। जी, तो m का मात्रक होता है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक होगा दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। जी, चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। वेग को कम करके संवेग की मात्रा को घटा देता है, परिणाम स्वरूप उसको चोट नहीं लगती है। पत्थर का टुकड़ा मारने पर कांच का चटक जाना जबकि गोली का पार निकल जाना संवेग पर ही आधारित होता है दोस्तों। जी, आइए इससे कुछ प्रश्न भी हैं और हम इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। गति का तीसरा नियम और रिक्त स्थान दिया हुआ है और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है दोस्तों? स्थिति को, बल को, संवेग को या समय को। तो दोस्तों गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। जी हाँ, संवेग से संबंधित है। इस चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बल और संवेग दोनों दोस्तों सदिश राशियां हैं। न्यूटन
का गति का दूसरा नियम। ये प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि हम न्यूटन के दूसरे नियम में बल की गणना करते हैं दोस्तों। जी आइए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जी नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। और तीसरा है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। F बराबर ए में होता है दोस्तों, m द्रव्यमान और a त्वरण होता है। समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। कौन से नियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो F बराबर एम ए को न्यूटन के द्वितीय नियम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय नियम से। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है दोस्तों, वो इस चीज़ की पुष्टि करता है कि यदि हम कोई भी चीज़ दीवार पर फेंक कर मारते हैं, गेंद मारते हैं, तो वो वापस लौट कर आता है हमारी तरफ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जी, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है दोस्तों? आइए पढ़ते हैं। बल एक ही निकाय पर लागू होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बिल्कुल सही, बल जो है अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है दोस्तों। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो दोस्तों अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि गति का प्रथम नियम किसने दिया था, या द्वितीय नियम किसने दिया था, तृतीय नियम किसने दिया था। तो दोस्तों यही गति के मतलब जो है बहुत ही प्रसिद्ध नियम थे, तो इन्हें न्यूटन ने दिया था दोस्तों। जी हाँ। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, तो दोस्तों ये लागू बल के समानुपाती होता है। जी हाँ, लागू बल के समानुपाती होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गति का नियम दर्शाता है। तो गति का नियम किसे दर्शाता है दोस्तों? जी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। जी दोस्तों, ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इस बार हमें गलत कथन को चुनना है। जी, जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। जी नहीं दोस्तों, अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका मतलब हम गतिमान होते हैं और गतिमान ही रहना चाहते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और हमसे पूछा भी यही गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी तो ठीक हैं, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे काम आ सकते हैं सीटेट में। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है
तो वह गिर जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि वह गतिमान होता है और एकदम से नहीं रुक सकता है, इसलिए वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही तो अभी कहा था कि जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, लेकिन उस पर एक बाह्य बल लगता है जिससे वह धीरे धीरे बहुत ही देर में रुक जाती है। आइए अगला, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि चलती हुई बस और हम उस समय गतिमान होते हैं और अचानक उसके रुकने पर हम स्थिरता में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं आ पाते, क्योंकि हम गतिमान हैं तो गतिमान ही रहना चाहते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर 1 मीटर सेकंड की पावर -2 को कहा जाता है। जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा भी था दोस्तों पीछे, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से 1 न्यूटन बराबर होगा दोस्तों 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी को ही कहा जाता है 1 न्यूटन। और ये आपको से पूछा भी जा सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी आज के लिए इतने ही प्रश्न दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके लाऊंगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ धन्यवाद दोस्तों।